फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आप लोगों की डिमांड पर मैंने कक्षा 5 की परख पुस्तक को स्टार्ट किया है, जिसमें हम पाठ को पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। जो उसकी मुख्य बातें हैं उन्हें हम बिंदुओं के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हमारा है अध्याय 1, जिसका नाम है जंतुओं तथा पौधों में समानता तथा अंतर। तो पहला पॉइंट है, पेड़ पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। तो आपने देखा ही होगा, जैसे मनुष्य है, शिशु के रूप में जन्म लेता है और धीरे धीरे करके वृद्धि होती है, बालक बनता है, फिर वयस्क बनता है। उसके बाद उसके शरीर में वृद्धि नहीं होती है। जबकि हम पेड़ पौधों में देखते हैं कि पेड़ पौधे जीवन पर्यंत बढ़ते ही रहते हैं। तो यहाँ पे इसी पॉइंट की बात की गई। अगले पे चलते हैं। सामान्यतः पेड़ पौधों में नई शाखाओं, पत्तियों, फूल और फल का निर्माण होता है, जबकि जंतुओं में किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए, जैसे मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह और अन्य अंग होते हैं और जीवन पर्यंत उसके अंग इतने ही रहते हैं। किंतु जो पेड़ पौधे हैं, जब पेड़ कोई बनता है या पौधा कोई बनता है, कैसे निर्माण होता है? एक बीज को डाला जाता है ज़मीन में, फिर वो अंकुरित होता है, धीरे धीरे उसमें पत्तियां निकलती हैं, पत्तियों के बाद तना बनता है, जड़ें, तना, फिर उसमें पत्तियां, उसके बाद फूल, फिर आखिर में हमें फल मिलता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि पेड़ पौधों में धीरे धीरे क्या हो रहा है, नई नई चीज़ें हमें मिल रही हैं, जबकि जंतुओं में जो चीज़ जन्म के वक्त थी वही मृत्यु के वक्त उतने ही अंग उसके पास होते हैं। अब अगला पॉइंट है, कुछ जंतुओं में पौधों की तरह पुनः अंगों का निर्माण हो जाता है। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाने पर पुनः विकसित हो जाती है। यह जो गुण है पुनर्निर्माण का, सभी जीव जंतुओं के पास नहीं है। जैसे यहाँ पे छिपकली का उदाहरण दिया गया, तो आपने भी देखा होगा अपने घरों में कि छिपकली की यदि पूंछ कट गई है तो वह पुनः निकल आती है, किंतु यदि मनुष्य का हाथ कट जाए तो वह दोबारा नया नहीं निकलता है। तो यहाँ पे इसी अंतर को बताया गया है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। पौधों में प्रचलन अंग नहीं होते हैं, अतः वे स्थान परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। आपने देखा है कि पौधे कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, जबकि जीव जंतु कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं। मतलब जीव जंतु अपनी आवश्यकता के अनुसार इधर उधर मूव कर सकते हैं, इधर उधर विचरण कर सकते हैं, किंतु पेड़ पौधे एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। अगला, सूरजमुखी का पुष्प सूर्य के साथ साथ अपनी दिशा बदलता रहता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मतलब क्या पेड़ पौधों को अपने आसपास की जो चीज़ होती है उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? उनमें मतलब जैसे जो जीव जंतु हैं, अगर वो किसी गर्म चीज़ को छूते हैं उन्हें असर होता है, ठीक है। अगर वो धूप उनके सामने है तो उन्हें उसका असर होता है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि क्या ये चीज़ पेड़ पौधों में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो आपने देखा होगा, जो सूरजमुखी का पौधा है, ये जो सूरजमुखी का फूल होता है, वो सूर्य के अनुसार, जैसे जैसे सूर्य की प्रकाश की दिशा बदलती है, उसी अनुसार जो आपका सूरजमुखी का पुष्प है वह भी उसी तरफ दिशा अपनी बदलता जाता है, ठीक है। तो ये आपका सूरजमुखी पौधे की बात हो गई। इसके अलावा अंगूर, लौकी एवं कद्दू के पौधों में धागे के समान रचनाएं, जिन्हें हम प्रतान कहते हैं, किसी आधार के संपर्क में आने पर उसके चारों ओर लिपटने लगती हैं। आपने देखा होगा, जिन्हें हम बेल कहते हैं, बेल में छोटी छोटी धागे जैसी लटें लटक रही होती हैं। वो क्या करती हैं, उनसे किसी भी पेड़ या किसी भी मजबूत चीज़ के साथ लिपट जाती हैं और वो ऊपर चढ़ जाती हैं, क्योंकि उनमें खुद में इतनी मजबूती नहीं होती है कि वो खुद से खड़ी रहें, है ना, इसलिए उनमें ये चीज़ होती है। अब हम इसके बात कर रहे हैं परजीवी की। परजीवी किसे कहते हैं? तो इसके पहले जो अन्य प्रकार के जीव होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। जैसे परपोषी। परपोषी किसको कहते हैं? परपोषी उनको कहते हैं जो लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरे के भोजन पर निर्भर होते हैं। जैसे कि मनुष्य। मनुष्य क्या है? पेड़ पौधों पर निर्भर है। यदि पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो मनुष्य भोजन को नहीं खा पाएंगे, इसीलिए मनुष्य को कहते हैं परपोषी, ठीक है। मनुष्य हो गया या अन्य जीव जंतु हो गए, ठीक है, ये सब क्या है? परपोषी हैं।
और अब परपोषी भी दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी एवं मांसाहारी। शाकाहारी उन्हें बोलते हैं जो केवल घास फूस खाते हैं, ठीक है, शाक सब्जी खाने वाले। और जो लोग मांस मछली भी खाते हैं, शाक तो खाते ही हैं, साथ में मांस मछली भी खाते हैं, उन जंतुओं को मांसाहारी कहते हैं। अब देखिए, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो वे क्या करते हैं? वे अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। ऐसे पौधों को हम लोग मृतोपजीवी बोलते हैं, जिसका उदाहरण क्या है? कुकुरमुत्ता। इसका पॉइंट मैंने आगे डिस्कस भी किया, देखिए मैंने मृतोपजीवी लिख के कुकुरमुत्ता ये बताया है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब हम बात कर रहे हैं परजीवी की। परजीवी क्या होते हैं? आप लोग जानते हैं परजीवी क्या होते हैं? वे पौधे एवं जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। ध्यान रखें, परजीवी में जीवित पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर होता है, जबकि मृतोपजीवी में जो मृत हैं पेड़ पौधे, सड़े गले पदार्थ, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो परजीवी में आपके अमरबेल, जूं, खटमल, फीताकृमि आदि आते हैं। इसके बाद कुछ जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन की पूर्ति के लिए कीटों को खा जाते हैं, और इनका रंग रूप इतना आकर्षित होता है कि कीट इनके पास इनके रंग रूप से आकर्षित होकर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कीटभक्षी में वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, नेपेंथी, इन 3 पौधों का नाम लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बड़ी ही खूबसूरत आकर्षित लाल रंग की होती हैं, अंदर से, बाहर से तो हरी ही होती है। तो ये इस तरीके से खुली हुई 2 पत्तियाँ होती हैं। तो जैसे ही कोई भी जीव इस पर बैठता है, तुरंत ये दोनों पत्तियाँ आपस में मिल जाती हैं और वह जीव बिल्कुल इसके अंदर बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये जो दोनों पत्तियों जैसे जो हिस्से होते हैं, उसी के अंदर आपके पतंगे या अन्य जो भी कोई कीड़ा है वो कैद हो गया। ठीक है, तो जो बंद पतंगे हैं वो पत्ती के अंदर से जो पाचक रस निकलता है वो उसे गला देता है। ठीक है, तो आपके कीटभक्षी पौधे कौन कौन से हो गए? वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा और नेपेंथी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, जबकि जंतुओं में इस हेतु विशिष्ट श्वसन अंग जैसे फेफड़े, गलफड़े होते हैं। गलफड़े आपके खास तौर से मछली या वह जीव जंतु जो कि पानी में रहते हैं उनमें होते हैं, और मनुष्य में आपके फेफड़े होते हैं। जबकि पौधों में सांस लेने के लिए अलग से कोई अंग नहीं है। पौधों में ये जो श्वसन क्रिया है वो पत्तियों के माध्यम से ही होती है, जो पत्तियों के अंदर जो छिद्र होते हैं उनके माध्यम से ही होती है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, जबकि पौधों में ज्ञानेंद्रियों का अभाव होता है। इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मनुष्य में देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? आँख, जीभ, कान, त्वचा, नाक, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे हम क्रमशः क्या क्या पहचानते हैं? प्रकाश, गंध, ध्वनि, स्वाद और स्पर्श। अगर हमें कोई छूता है तो हमारी त्वचा की वजह से ही हम स्पर्श को पहचानते हैं, अपनी जीभ से ही हम स्वाद को पहचानते हैं, आँख से ही हम प्रकाश को जानते हैं, नाक से हम गंध को जानते हैं और कान से हम ध्वनि को जानते हैं। पौधों में ज्ञानेंद्रियां नहीं पाई जाती हैं, फिर भी वे बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं। कैसे? इसका बहुत ही सीधा सा उदाहरण क्या है? छुई मुई का पौधा, जिसे हम लाजवंती भी कहते हैं, यदि आप उसे छूते हैं तो उसकी पत्तियां आपस में सिकुड़ जाती हैं, झुककर बंद हो जाती हैं। तो इससे यह पता चलता है कि पौधे भी जो हैं वो भी संवेदनशीलता दिखाते हैं बाहरी उद्दीपनों के प्रति। या आप कह सकते हैं, अगर कोई पौधा है जिसमें एक तरफ रोशनी उसे मिल रही है सूरज की और दूसरी तरफ उसे अंधकार मिल रहा है, तो वह पौधा प्रकाश की तरफ झुक जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि जो पौधा है वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में सामान्यतः प्रजनन बीजों के द्वारा होता है। जो पौधे हैं
उनमें जो प्रजनन है यानी कि एक पौधे से अन्य पौधे बनना, ये किसके द्वारा होता है? साधारणतया तो बीज के द्वारा होता है। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो हम लोग आम खाते हैं, तो आम की गुठली निकलती है, उस गुठली को यदि हम मिट्टी में गाड़ देंगे तो फिर से एक नया आम का पेड़ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीज के द्वारा ही प्रजनन होता है, प्रजनन आपका जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा भी होता है, ठीक है। अब जैसे तने के लिए उदाहरण हम दे सकते हैं गुलाब का जो पौधा होता है उसका तना काट के आप कहीं फिर से लगा दीजिए, जिसे हम लोग कलम भी बोलते हैं, तो आपका नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद आखिरी पॉइंट हमारा है, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से पता चलता है कि पौधे भी मनुष्य के समान सुख दुख की प्रक्रिया प्रकट करते हैं। यह डिवाइस का नाम दिया हुआ है जिसके द्वारा पता चलता है कि जो पौधे भी हैं वो भी मनुष्य के अनुसार अपनी खुशी या गम जो है उसे प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। ये बताने वाले इस यंत्र का किसने किया था? ये जगदीश चंद्र बसु हैं, जिन्होंने इस चीज़ को प्रदर्शित किया था पूरे समाज के सामने कि पेड़ पौधे भी दुख और खुशी दोनों चीज़ें महसूस करते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं अपने चैनल निधि सफारी पर, जहाँ पे हम सब करते हैं मिलकर एक साथ तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।